वेक्टर की नीड क्या है, हम जो पढ़ते हैं दरअसल हमें ये बताया जाता है कि फिज़िक्स की अगर हम बात करें, फिज़िक्स में दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, एक होती हैं स्केलर और दूसरी होती हैं वेक्टर। सही है। और जो फ़र्क हमें बताया जा रहा है वो ये बताया जाता है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। सही है। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, कैसे वैल्यू, जैसे मैं बोला कि जो मास था वो 5 किलोग्राम था। ठीक है। अच्छा, जो लेंथ थी वो 2 मीटर थी। ठीक है। इसमें ये जो 5 है, ये जो 2 है, ये वैल्यूज़ हैं बेसिकली। तो स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के पास हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सही है। जैसे फोर्स है, हमने बोला 5 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या अप से डाउन, डाउन साइड या अप साइड, जो भी। तो सिर्फ हमें मतलब ये पढ़ाया गया है कि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अगर किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं तो हम कहेंगे वो वेक्टर है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शन के होने से काम नहीं चल रहा है। एक्चुअल में वेक्टर्स का सेंस ये है, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करें। मतलब अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सही है। जैसे एक सीन को समझो, मान लो एक यहाँ पर बॉक्स है या कोई सरफेस है और हम इसके ऊपर कोई मास रखते ही जा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, हमने कहा 5 किलोग्राम मास है, इसके ऊपर हमने ये 10 किलोग्राम मास और रख दिया। सही है। इसके साथ अगर मान लो मैं 2 किलोग्राम मास यहाँ और रख दूँ तो हमने कहा टोटल कितना हो गया, हमने कहा 5 + 10 + 2 तो कितना हो गया, 12 किलोग्राम। सही है। अच्छा, इसमें से हैं 17 सॉरी, हाँ 17 हो गया। कितना हो गया, 17। सही है, 17 किलोग्राम। अब इसमें से मान लो इस 2 को मैं यहाँ से हटा दूँ, इस 2 को मैंने यहाँ से हटा दिया तो कितना रह गया, हमने कहा 15 किलोग्राम रह गया। सही है। इसमें ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आप इसे कैसी डायरेक्शन में रख रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, ये सीधा इसमें ऐड हो रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सीधा सीधा। अगर यहाँ है तो ऐड हो जाएगा, अगर यहाँ नहीं है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको दूसरी बात से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसे ही लेंथ का सीन है कि हम लेंथ सीधा सीधा जोड़ रहे हैं। अगर लेंथ उसमें से मान लो एक वायर है, इसमें हम जोड़ते चले जाएं तो लेंथ जुड़ती चली जाएगी। हमने कहा ये 10 मीटर का पीस है, इसके बाद हमने ये 2 मीटर का पीस लगाया तो टोटल जो डिस्टेंस लेंथ जो हो गई वो 12 मीटर हो गई। अगर इसमें से हमने 3 मीटर को यहाँ से कट कर दिया अलग, 3 मीटर को, तो हमारे पास जो लेंथ है वो 9 मीटर रह गई। सही है। इसमें लेंथ मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई महीने नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे कहूँ ये एक ब्लॉक है, मतलब सॉरी ये एक सरफेस है, यहाँ एक ब्लॉक रखा है, इस पर ये रखा है एक ब्लॉक। ठीक है। हमने कहा एक बंदा इस पर इधर की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा है जिसको हमने बोला 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक, ओके। अब दूसरा व्यक्ति आता है और दूसरा व्यक्ति भी सेम फोर्स से इसको खींचने लगता है, 5 न्यूटन के फोर्स से। सही है। अगर मैं अब आपसे पूछूं तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है तो आप कितना बताएंगे, 5 न्यूटन एक बंदे ने लगाया, 5 न्यूटन दूसरे बंदे ने लगाया सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो गया। अभी ब्लॉक किधर जाएगा, हमने कहा राइट साइड में जाएगा। कितने फोर्स से जाएगा, हमने कहा 10 न्यूटन के फोर्स से। अच्छा, अब इस सीन को थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। अब हमने कहा ब्लॉक वही है, सरफेस वही है और फोर्स भी हम इस पर 5 न्यूटन के लगा रहे हैं, लेकिन इस बार एक 5 न्यूटन तो इधर लग रहा है और एक 5 न्यूटन लग रहा है इधर।
5 न्यूटन। अब ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? हमें पता है ये रेस्ट में ही रहेगा, अब ये कहीं नहीं जा रहा, रेस्ट में रहेगा, यानी कि एफ नेट अब इस पर कितना है? 0। हमने कहा 0। अब सीन ये है कि जब ये 5 एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे तब नेट फोर्स था 10 न्यूटन, लेकिन जैसे ही 5 अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो नेट फोर्स कैसा हो गया? 0। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ तो हम इस सेम डायरेक्शन में फोर्स को ले रहे हैं पॉजिटिव, और जैसे ही हमने डायरेक्शन बदल दी ये फोर्स कैसा हो गया? नेगेटिव। तभी तो ये 5 - 5 0 हुआ होगा, तभी यही तो सेंस बन रहा है। अच्छा, अगर नमस्ते भाई, अगर हम इस पर इसी ब्लॉक पर सपोज करें यही ब्लॉक है और 5 न्यूटन इधर लगाएं और 5 न्यूटन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएं, सही है? 5 न्यूटन इधर लगाएं और 5 न्यूटन लगाएं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब मैं अगर आपसे कहूं कि अब बताइए कि एफ नेट कितना लग रहा है, तो हम इसे सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं कहूँ इसका रिजल्टेंट किधर है तो आपको ये पता होगा कि आपका जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में कहीं जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने इसको थोड़ा सा और डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मैंने कहा 5 न्यूटन मैंने यहाँ लगाया और अभी तो मैं परपेंडिकुलर में लगा रहा था, मैं इधर लगा रहा हूँ 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन यहाँ लग रहा है, तो वैल्यू अलग आएगी, यहाँ पर एफ नेट अलग आएगा। कहने का मतलब ये है कि मेरी वैल्यू सेम रही, हर बार मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन के, लेकिन हर बार मेरी डायरेक्शन कैसी हो रही है? चेंज। और उस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से मेरी ओवरऑल वैल्यू जो है वो भी क्या हो गई? चेंज हो गई। ऐसे ही इसको समझो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हमने लेंथ की बात करी थी तो यहाँ पर इसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कम या ज़्यादा, लेकिन जैसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो मैंने कहा मैं ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट पे जाते ही मैंने डायरेक्ट यहाँ से मान लो मैं चला 10 मीटर और बी पॉइंट पर जाते ही मैंने कर दी डायरेक्शन चेंज, अब मैं चल रहा हूँ यहाँ 5 मीटर, तो मैंने कहा मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ये आया। अच्छा, अगर मैं सीधा ये 90 डिग्री पर ना जाकर यहाँ से 120 डिग्री पर 5 मीटर इधर जाता, मान लो ये 120 डिग्री पर जाता है यहाँ पर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलग होता या नहीं होता? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट ये होता, सही है? अच्छा, अगर मैं इधर से 60 डिग्री पर 5 मीटर जाता, मान लो यहाँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता? ये। हर बार जैसे ही मैंने डायरेक्शन चेंज करी मेरे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई? चेंज। तो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट? कर रहा है? हमने कहा बिल्कुल कर रहा है, सही है? तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करे, यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। अदरवाइज खाली डायरेक्शन के होने से कुछ नहीं होता, वैल्यू का डायरेक्शन पर डिपेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अभी इसी में हम ऐसी क्वांटिटी भी पढ़ते हैं, ऐसी क्वांटिटी भी होंगी जिनके पास डायरेक्शन भी होगी, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दोनों होंगे, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है, सही है? क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन पर इस तरह से डिपेंड नहीं करते कि डायरेक्शन के चेंज होने से उनकी वैल्यू चेंज हो जाए, सही है? तो ऐसी क्वांटिटी को जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है, ऐसी क्वांटिटी के लिए नया नाम दिया गया, उनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को देखें, आई पढ़ा है ना हमने, इलेक्ट्रिक करंट में मैंने बोला 3 एम्पियर, अगर मैं इसे वायर में दर्शाता हूँ तो मुझे प्रॉपर डायरेक्शन में दर्शाना पड़ता है। मान लीजिए ये है और एक सर्किट हमने मान लिया इस तरह से कि यहाँ से ये करंट आई आया और यहाँ से ये I1 इसमें चला गया और I2 इसमें चला गया, तो करंट प्रॉपर डायरेक्शन के साथ बनाया गया है।
कि ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, लेकिन जैसे ही हम मान लीजिए हमें ये बताया कि ये I बराबर 10 एम्पियर है और यहाँ पे 7 एम्पियर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 3, 10 ही रहेगा वो टोटल। ये इस बात पर नहीं बदल जाता कि अगर मान लो इस वायर को मैं यहाँ से ऐसे लेकर आया होता तो इसकी वैल्यू 10 अगर होती तो यहाँ वैल्यू अलग अलग हो जाती, ये नहीं बदलेगा। ये किसी भी एंगल पे हो, कैसा भी हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके लिए एक टर्म और बोलते हैं कि ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फॉलो क्यों? उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब इसमें ट्राइंगल लॉ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये सीधा सीधा एल्जेब्रिक सम है कि जितना करंट आया उतना ही करंट जाएगा। सही है? ओके, ठीक। अच्छा, हाँ जी, तो वेक्टर समझ में आ गया कि वेक्टर की ज़रूरत क्या है। उन क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करें मैग्नीट्यूड के साथ साथ। अच्छा, तो ऐसी क्वांटिटी को जब भी हम जोड़ घटा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, इसको हम कैसे जोड़ें, तो इन क्वांटिटी के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमें अलग तरह के मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, ये चीज़ आप मैथ में भी पढ़ेंगे, जिनके पास मैथ है 12th में, मैथ में सेकंड मैथ में इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, वो भी इसको पढ़ेंगे। खैर, अब हम अपना इसको पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, देखो कुछ थ्योरी है, वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की थ्योरी है जो हमें मदद करेगी बाद में लैंग्वेज को समझने में। जैसे वेक्टर के टाइप क्या है? सबसे पहला आता है पोलर वेक्टर। क्या आता है? पोलर वेक्टर। अगर मैं पोलर वेक्टर की बात करूं तो ये वो वेक्टर हैं जिनके पास अपना स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जिनके पास क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सही है? दीज आर द वेक्टर which have their starting point of application। आपको समझ में आएगा कि इस डायरेक्शन में ये वेक्टर अप्लाई हो रहा है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हो गया जैसे डिस्प्लेसमेंट। सही है? अब डिस्प्लेसमेंट का क्या सीन? मैंने जब कहा कि कोई बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चल रही है। हमने बोला 2 मीटर चली तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और 2 मीटर तक इस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमें समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में। तो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, ठीक है, ये सब क्या है? ये पोलर वेक्टर है। अच्छा, दूसरे होते हैं तुम्हारे एक्सियल वेक्टर। दूसरे क्या है? एक्सियल वेक्टर। इनकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती, ये रोटेशनल मोशन में ज़्यादा काम करते हैं वेक्टर। एक्सियल का नाम से जैसा समझ में आ रहा है कि ये किसी एक्सिस के अराउंड काम करें, किसी एक्सिस पर काम करें। तो ये क्या है? इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बट ये रोटेशनल इफेक्ट में काम करते हैं। ठीक है? तो दीज आर द वेक्टर, दीज आर द vectors which represent rotational effect and act along the axis of rotation, अब इसका सेंस समझो।
देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मान लो ये कोई बॉडी है और कोई बॉडी इस तरह से एक सर्कल में घूम रही है, ये कोई बॉडी है, समझ गए, ये बॉडी किस में घूम रही है, सर्कल में, यहाँ से बाहर को आ रही है और यहाँ से ये अंदर को जा रही है, सही है। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं खींच दूं, ये एक्सिस होता है इस रोटेशन का, सही है। जैसे मान लो हमने कहा एक फैन है, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो ये हमने बोला ये क्या है, एक फैन है, ठीक, इस तरह से। तो ये फैन घूम रहा है इधर, ये इधर, ये इधर, ऐसे घूम रहा है फैन। तो ये फैन की अगर रॉड है तो ये फैन का क्या है, ये है एक्सिस, क्या है, एक्सिस। ऐसे ही मान लो कोई कोई लट्टू है जैसे, ठीक है, कोई लट्टू है और वो घूम रहा है, तो इस लट्टू का ये जो आप लाइन, ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये क्या है, एक्सिस है। तो एक्सिस के अलोंग काम करने का मतलब क्या है, मान लो अगर ये बॉडी इस तरह से घूम रही है तो इसका जो एक्सियल वेक्टर होगा वो, ये घूम तो ऐसे रही है इस प्लेन में, ये है आपका प्लेन, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो एक्सिस है वो ये है, वेक्टर किस डायरेक्शन में काम करेगा, इस तरफ। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, तो इसमें निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से, जो लास्ट अभी हमने उसमें पढ़ा ना था, राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं उसमें, कि मान लो जैसे ये इस तरह से घूम रहा है तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को भी इसी तरह से घुमाओ, तो थंब कहाँ गया, ऊपर की तरफ, इस वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, सही है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कोई जानकारी नहीं है, ये इन्फिनिटी से चल सकता है, ये यहाँ से पूरा जा रहा है ऊपर की तरफ, सही है, ये सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट को दर्शा रहा है। ये पंखा अगर मान लो ऐसे घूम रहा है तो इसकी भी डायरेक्शन उसकी कहाँ है, ऊपर की तरफ। अगर ये उल्टा घूमने लगे तो एक्सल वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये चीज, ये जैसे ऐसे इसका एग्जांपल क्या, जैसे टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी है, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, सही है, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह, मोमेंटम वगैरह, ये सब जो हैं एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो भी हम अभी रोटेशनल इफेक्ट में पढ़ेंगे उसमें अधिकतर यही एक्सियल वेक्टर ही काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका, इसके बाद कुछ अलग से टर्म आते हैं, जैसे मैं खुद बताता हूँ, देखो ये जैसे थोड़ा इसको जल्दी निपटाते हैं क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है। जैसे मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। जैसे आते हैं सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर हैं जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर यहाँ से, ये ए वेक्टर शुरू हुआ हमने कहा, और इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर ये शुरू हो गया, जिसे हमने बोला बी वेक्टर। ये कैसे हैं, को इनिशियल, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं, अभी हमने पीछे बात करी थी ना, मान लो एक बॉडी है, ये इस पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर हमने कहा 2 न्यूटन, और इसी पॉइंट पर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, जिसको हमने बोला 5 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्स जो हैं एक तरह से को इनिशियल वेक्टर का ये पार्ट है, क्योंकि ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, समझ गए। अच्छा, तो इसको हम लिखते हैं सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, इनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। दूसरे होते हैं बेटा को प्लेनर वेक्टर। क्या होते हैं, को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर की अगर हम बात करें, ऐसे वेक्टर जिनका प्लेन सेम हो, जो सेम प्लेन में लाई करें। जैसे मान लो हमारे पास है, हमारे पास 3 प्लेन होते हैं, ठीक है, देखो ये एक्सिस हैं हमारे पास, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। 2 एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाती हैं। जैसे मान लो हमने ये कहा, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला जो प्लेन आप देख रहे हो, ये
एक्स वाई प्लेन है, ये कैसा है, एक्स एक्स वाई प्लेन इधर की तरफ, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अच्छा, इसकी मैं बात करूं, ये ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जी प्लेन है, ठीक है। और ये नीचे वाला, ये जो प्लेन आप देख रहे हो ये वाला, ये एक्स जी प्लेन है, एक्स जी प्लेन। तो अगर कोई भी वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, चाहे डायरेक्शन कैसी भी हो, जैसे ये इस तरह से ये वेक्टर है, ये नीचे को जा रहा है, ये इधर आ रहा है, लेकिन है ये सारे किस में, एक्स वाई प्लेन में, कोई भी बाहर की तरफ नहीं निकल रहा, ना ही अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मैंने ले लिया ये इस तरह से, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स हैं किस में है, वाई जेड प्लेन में। तो जो भी वेक्टर सेम प्लेन का हिस्सा हैं, जैसे ये एक्स वाई में रहे, एक्स वाई में है तो ये सारे किस में, एक्स वाई में, ये अगर वाई जी के हैं तो ये वाई जी में है। तो जो भी प्लेन सेम प्लेन में है वेक्टर, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। सही है, वेक्टर्स विच आर इन सेम प्लेन known as कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। ठीक, तीसरे की अगर हम बात करें, इसे हम बोल देंगे कोलीनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोलीनियर वेक्टर। देखो इनके नाम हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं, जैसे को इनिशियल था तो सेम इनिशियल पॉइंट, को प्लेनर था तो सेम प्लेन, को लीनियर है यानी एक ही लाइन में होंगे। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, इस दूसरे वाले को हमने नाम दिया ये बी वेक्टर है, और ये इधर मान लीजिए सी वेक्टर है, बट डायरेक्शन अपोजिट है पर लाइन सेम है, एक ही लाइन में है। ये सब क्या है, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये होते हैं। इसके बाद आते हैं तुम्हारे इक्वल वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है। जैसे चौथे की मैं बात करूं, इक्वल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसी भी वेक्टर को हम जब बोलेंगे जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। सही है, टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, इन्हें बोलते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, और सेम मैग्नीट्यूड का ही हमने यहाँ पर ये लिया बी वेक्टर। इनके लेंथ से हम मैग्नीट्यूड को दर्शाते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तब हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर होगा किसके, बी वेक्टर के। ये इक्वल वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर को पैरेलल हम जब बोलेंगे जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो और पैरेलल हों तरह एक दूसरे के। जैसे ये मान लीजिए ए वेक्टर है और दूसरा इसके पैरेलल है, मतलब सेम डायरेक्शन में है बट पैरेलल है, तो इन दो वेक्टर्स को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। अच्छा, इसी में दूसरा आता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल जब होगा कि पैरेलल तो हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। सही है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और इसी के पैरेलल दूसरा वेक्टर है ये, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। सही है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर हैं, और अगर ए वेक्टर और सी वेक्टर की मैं बात करूं तो ये कैसे होगा, एंटी पैरेलल। साथ में बी वेक्टर और सी वेक्टर भी एंटी पैरेलल हो गए, ठीक। इसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव वेक्टर। देखो नेगेटिव वेक्टर का सीन क्या है, अगर एक वेक्टर हो जो मैग्नीट्यूड में तो हो सेम बट डायरेक्शन में हो जाए जस्ट अपोजिट, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। सही है, क्या लिखते हैं, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट
इन डायरेक्शन, सही है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए ये जो है ये ए वेक्टर है, ये क्या है ए वेक्टर। अगर मैं इसी वेक्टर की जस्ट डायरेक्शन घुमा दूं, मैंने क्या किया, यहां से ये डायरेक्शन बदल दी, बस इधर कर दी, मैग्नीट्यूड सेम रहा, तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, ठीक है। जैसे ये मैंने बोला ये है हमारा बी वेक्टर, और हमने एक और वेक्टर ले लिया सेम मैग्नीट्यूड का, बट डायरेक्शन इसी पॉइंट पर हमने रख के घुमा दी, तो उसे क्या बोल देंगे, माइनस बी वेक्टर। तो ये नेगेटिव वेक्टर है। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर उसे बोलते हैं जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो, ठीक है। इट हैज द मैग्नीट्यूड वन, सही है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। धूप आ रही है तो इधर की तरफ आ जा, इधर आ जा, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसा होगा 1, सही है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, इट ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, सही है। कैसे, अब ये देखो हमारे पास 3 डायरेक्शन है, जैसे अगर हम लें तो ये हमारे पास 3 डायरेक्शन है, ये x है, ये y है, और ये z है। x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमने लिखा है j कैप, और z का लिखा है k कैप, सही है। इससे मुझे क्या पता चलता है, जैसे मान लो मैंने लिखा कि 2i कैप, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि i से क्या पता चला, डायरेक्शन कौन सी है x, और 2 क्या है, 2 क्या है, हमने कहा मैग्नीट्यूड, सही है। अगर मैं खाली लिखूं आई कैप, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि ये डायरेक्शन x में एक यूनिट पॉइंट पर मूव कर रहा है, यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ, यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कितनी वैल्यू लूंगा इसकी मैं 1, सही है, समझ में आया। तो जैसे मैंने मान को ये लिखा ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसा मैंने लिख दिया, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो भी ए वेक्टर है उसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट तो वो x में गया, 2 पॉइंट वो y में गया, और फिर 1 पॉइंट z में गया। जैसे यहाँ से अगर इस वेक्टर को मुझे खींचना है तो मैं लिखूंगा 2 पॉइंट, सॉरी, इसका मैं इस तरह से लिखूंगा कि 3 पॉइंट तो मैं गया x में, ठीक है, यहाँ पर, तो ये हो गया 3i कैप, 2 पॉइंट गया मैं y में, इसको मैंने लिखा 2j कैप, सही है, ये हो गया, और 1 पॉइंट में बाहर की तरफ आया, तो इसे हम थोड़ा इस तरह से दिखा देते हैं, यहाँ बाहर की तरफ आया, तो इसको मैं लिखूंगा k कैप, ठीक है। तो ये ए वेक्टर कौन सा है, यहाँ ऑरिजिन से ये जो मैं सीधी लाइन इस तक खींच रहा हूँ, ये जो सीधी लाइन इस वेक्टर तक मैंने खींची, यहाँ ये मेरा ए वेक्टर है, समझ में आया। इससे हमें पता चलता है, तो ये है यूनिट वेक्टर। तो कोई भी जब हम वेक्टर लिखते हैं, मान लीजिए हमने ये ए वेक्टर लिखा, तो ए वेक्टर का मतलब ये होता है कि इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये कैप वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर को कैप वेक्टर से, मतलब ये कैप बना के ऊपर की तरफ जो आई पर देख रहे हो, इस तरह से दर्शाते हैं, कैप वेक्टर भी बोलते हैं। कैप वेक्टर ही क्या होता है, यूनिट वेक्टर, समझ में आया, क्लियर। अच्छा, अगर मुझे यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी पड़े, ये
तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा यूनिट वेक्टर यानी ए यूनिट बराबर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए। सही है। ये मॉड्यूलस क्या है, तो इसे बोलते हैं, जैसे ये टर्म आप जो देख रहे हो इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? हाँ, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर जब भी आप निकालोगे तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा मैग्नीट्यूड। इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सही है, क्या देता है? मैग्नीट्यूड। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं ए वेक्टर की ही बात करूं जिसमें मैंने लिखा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। सही है। ऐसे ही मैं इसको इस तरह से दर्शा देता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू ai प्लस bj कैप प्लस c k कैप, जहाँ a b c की वैल्यू हमें रैंडम 3, 2 और 1 दिख रही है। यही है ना। जब भी मैं मोड ऑफ ए निकालूंगा तो मोड ऑफ ए होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं ये मुझे वेक्टर दे दिया और इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा? देखो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है मोड ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ रूट में हम इसको रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 9 और 4 13 और 1 14, तो कितना आ गया? रूट में 14। सही है। ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, अब कर रहा हूँ। सही है। तो ये आ गई वैल्यू इसकी इस तरह से। तो मतलब अगर हम सिर्फ कि हमें ये वेक्टर दिया तो अब हम इसमें वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, आई जे के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो मैग्नीट्यूड बेटा मोड करके निकालते हैं ऐसे। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो फिर डायरेक्शन कैसे मिलेगी? डायरेक्शन मिलेगी यूनिट वेक्टर से ये। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूं तो मैं ये कह दूंगा कि भैया ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, सॉरी ए वेक्टर कह रहा हूँ, ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए के, यही बराबर होगा। तो हमारा ए वेक्टर कितना हमने कहा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकली हमने कहा? रूट 14। तो ये जो टर्म आई आपकी ये वाली, ये किसकी वैल्यू है? यूनिट वेक्टर की। इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं कि ए यूनिट अब बराबर हो जाएगा 3 अपॉन में रूट 14 आई कैप प्लस 2 अपॉन में रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन में रूट 14 के कैप। इसका ये मतलब है कि ये इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वैल्यू को दर्शा रहा है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमारा ये वेक्टर हम देख पा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये हमने देखा, ये देख रहे हो ये वाला वेक्टर, ए वेक्टर बनाया ना यहाँ पर, इसी डायरेक्शन में यूनिट वैल्यू, यानी यहाँ तक यूनिट अगर डिजिट है तो यूनिट डिजिट को ये वेक्टर दर्शा रहा है, ये वाला। तो सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन, डायरेक्शन बता रहा है। समझ गए? अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है यूनिट वेक्टर के बाद, वो दो वेक्टर हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या मतलब है? ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लेना जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो ऐसा वेक्टर जो किसी उसकी पोजीशन को दर्शाए, पॉइंट की। सही है। वेक्टर विच गिव्स
पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लीजिए ये हमने, मैं 2 डायमेंशनली ले रहा हूँ ताकि अच्छे से हम समझा सकें, तो एक्स वाई प्लेन के लिए ले रहा हूँ, तो ये एक्स है, ये वाई है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया P, तो यहाँ से हमने ये ओरिजिन से ये एक वेक्टर खींच दिया जो सीधा O से किसको दर्शा रहा है, P को। इस वेक्टर को मैंने नाम दिया R1 वेक्टर। तो ये R1 वेक्टर जो है ये P का पोजीशन वेक्टर है। ऐसे ही मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए Q ले लिया, और यहाँ ओरिजिन से Q पॉइंट तक एक मैंने वेक्टर खींचा सीधा, इस वेक्टर को मैंने नाम दिया R2 वेक्टर। तो ये जो R2 वेक्टर है ये Q का पोजीशन वेक्टर है। क्यों, किसकी पोजीशन वेक्टर बता रहा, पोजीशन बता रहा है Q की। तो हम ये लिख सकते हैं दैट R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स, आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स P and Q रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा ये हो गया पोजीशन। जैसे मान लीजिए हमने अभी ए वेक्टर लिया था, ए वेक्टर 3i कैप 2 और प्लस 2j प्लस के, हो सकता है ये भी किसी का पोजीशन वेक्टर हो, यहाँ कोई पॉइंट हो P और ये इसकी क्या दर्शा रहा है, पोजीशन दर्शा रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ P से Q तक जा रहे हैं, ये तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, हम R1 से R2 की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे R112, R12 वेक्टर। ये जो R12 वेक्टर है ये दरअसल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यों, ये इनकी पोजीशन को नहीं दर्शा रहा, ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक के डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है, क्योंकि पोजीशन कहाँ से दर्शाते हैं, ओरिजिन से। ये जो R12 वेक्टर है ये तो बस ये बता रहा है कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक अगर हम जा रहे हैं तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सही है, तो R12 वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो अभी हम आगे एक ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे, वो ये बताता है कि अगर ट्रायंगल में जो अपोजिट डायरेक्शन में साइड है वो रिजल्टेंट है। यहाँ हमने रिजल्टेंट देखा क्या है, R2, क्योंकि R1 और R12 एक दूसरे को फॉलो करके जा रहे हैं। यहाँ से देखो ये इस ऐसे गया, फिर ये यहाँ से ऐसे आया, ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो है R2 ये अपोजिट है। तो ट्रायंगल लॉ भी हम आगे पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ये वो रिजल्टेंट है, यानी हम लिख सकते हैं R2 जो है ये बराबर होगा R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर के। यहाँ से अगर मैं R12 वेक्टर निकालूं तो मुझे मिल जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इसे आसानी से कैसे याद रखें, जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच में, तो लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। लास्ट वाले में से पहले वाले को, जैसे अभी हमें R12 निकालना है तो हम R2 माइनस R1 कर देंगे। अगर हमें R21 निकालना होता, अब 21 का मतलब क्या है, हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, ऐसे 2 से 1 की तरफ, यानी Q से P की तरफ, तो इसे हम निकालेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्या दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो R12 वेक्टर बराबर होगा R21 वेक्टर के, बराबर है, हमने कहा नहीं है बराबर। क्यों, कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव वेक्टर, तो हम इसे लिख सकते हैं R12 वेक्टर बराबर होगा माइनस R21 वेक्टर। ये सही है क्योंकि नेगेटिव लगा दिया। अच्छा, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि मोड ऑफ R21 बराबर होगा मोड ऑफ R12 के, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये थे तुम्हारे टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट में हम बात करेंगे किसकी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर की। सही है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। सही है, और हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ
वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी हमारे दो तरह के हैं, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, एक है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी बात करेंगे।